हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 और अध्याय 14 का आज हमारा है पार्ट 10, जो कि एक समरी पार्ट है यानी सारांश। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमेशा की तरह हमें जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हम डिस्कस करेंगे वो कौन से पार्ट में कौन से लेक्चर में हमने कवर किया था, सो दैट अगर आपको उस पॉइंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके उस लेक्चर नंबर को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक वर्तमान ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां जैसे डायोड, एकीकृत परिपथ आदि में प्रयुक्त मूल पदार्थ होता है। यानी जितने भी हम डिवाइसेस देख रहे हैं मॉडर्न टाइम में, उन सब का जो मूल इकाई क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स होता है। ये हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पार्ट 1 में देखा था। अवयव तत्वों की चालक संरचना व परमाणु संरचना यह सुनिश्चित करती है कि दिया गया विशेष पदार्थ विद्युत रोधी होगा या धातु होगा या अर्धचालक होगा। राइट। तो इसकी चालक संरचना यानी उसका क्रिस्टल या अंदर से वो डिसाइड करता है कि पदार्थ का स्वरूप कैसा होगा। ये हमने पार्ट 1 में देखा। देखो, हमने देखा था कि धातुओं की प्रतिरोधकता जो है वो बहुत कम होती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। जबकि जो अर्धचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता धातु और विद्युत रोधियों के मध्य होती है, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। अर्धचालक हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, तात्विक के साथ साथ यौगिक होते हैं। कुछ अर्धचालक तात्विक होते हैं और कुछ अर्धचालक होते हैं यौगिक। यह हमने देखा था पार्ट 1 में। ठीक है। शुद्ध अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाते हैं। जहां पे हमने देखा था अर्धचालक के प्रकार, तो पहला प्रकार था नैज अर्धचालक, जिसमें हमने देखा था शुद्ध अर्धचालक को हम नैज अर्धचालक कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। आवेश वाहकों की उपस्थिति पदार्थ का नैज गुण है और ये ऊष्मीय उत्तेजन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। पार्ट 3 में हमने नैज अर्धचालक के बारे में समझा था। नैज अर्धचालक में हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होल की संख्या के बराबर होती है। होल जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल आवश्यक रूप से प्रभावी धनावेश युक्त इलेक्ट्रॉन रिक्तियां होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन उस जगह को छोड़ के चले जा चुके होते हैं वहां पर एक होल बनता है, एक रिक्ति बनती है। उस रिक्ति को ही हम कह रहे हैं होल, जो कि एक प्रभावी क्या है, धनावेश युक्त इलेक्ट्रॉन। पार्ट 6 में हमने इसको देखा था। फिर हमने देखा था अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं? जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं या नैज अर्धचालक होते हैं उसमें उपयुक्त अपद्रव्य या अशुद्धियों के परिणाम स्वरूप जो है वहां पे जब हम उसको मिक्सचर करते हैं तो क्या होता है, आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन होता है। और ऐसे अर्धचालक को हम कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, यानी कि अशुद्धि मिलाने से बने अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। पार्ट 4 में हमने देखा। और ये अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। किसके बेस पर? इसके बेस पर कि वहां पे अशुद्धि किस प्रकार की मिलाई जा रही है, यानी कि एन प्रकार का एन प्रकार की अशुद्धि मिलाई जा रही है या पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जा रही है। एन प्रकार के अर्धचालक में हमने देखा था जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमने पार्ट 4 में देखा था। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक में हम सिलिकॉन लेंगे या जर्मेनियम, उसको हम पंच संयोजी अशुद्धि से मिला के बनाते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि में क्या क्या आएंगे? जैसे आर्सेनिक आएगा, फॉस्फोरस आएगा। इनको मिलाने से जो बनते हैं हमारे पास अर्धचालक उन्हें कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। ये हमने पार्ट 4 में देखा था। फिर हमने देखा पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनेंगे। ये बनेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट परमाणु जैसे कि हम बेरियम, एल्यूमिनियम, नहीं बोरोन, एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर इसको प्राप्त किया जाता है। इसे हमने देखा पार्ट 5 में। फिर हमने देखा था कि पदार्थ के दो भिन्न ऊर्जा बैंड होते हैं, जिनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक बैंड होता है संयोजकता बैंड, दूसरा बैंड होता है चालन बैंड। संयोजकता जो बैंड होता है उसकी ऊर्जा चालन बैंड से कम होती है। ठीक है। हमने पार्ट 2 में देखा था संयोजकता बैंड में सभी ऊर्जा स्तर पूर्ण है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से पूरित होता है। पार्ट 2, किसी ठोस के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं और चालकता के लिए मुक्त होते हैं। मतलब जो ठोस का चालन बैंड में देखा था उसमें जो हमारे पास संयोजकता बैंड होते हैं वहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और चालकता सबसे ज्यादा होती है। पार्ट 2 में देखा था
चालकता की सीमा संयोजकता बैंड के शीर्ष और चालन बैंड के तल के मध्य ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करती है। यानी कि चालकता किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कितना है। जो कि सबसे कम ठोस में होता है, इसलिए उसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। जबकि ये सबसे जो ऊर्जा अंतराल है उससे ज्यादा किसमें होता है, ये होता है विद्युत रोधी में, जिसकी वजह से वो चालकता सबसे कम प्रदर्शित करते हैं। ये हमने देखा था पार्ट 2 में। संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा द्वारा चालन बैंड में उत्तेजित किए जा सकते हैं, जो अर्धचालक में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करते हैं। विद्युत रोधी के लिए हमने देखा था जो ईजी होता है, ईजी मतलब एनर्जी गैप, ऊर्जा का अंतराल किसके बीच में, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में। ये विद्युत रोधी के लिए होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, जबकि अर्धचालक के लिए होता है ये 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और धातु के लिए होता है 0। संधि हमने देखा था, संधि सभी अर्धचालक युग्मों की सॉरी यहाँ पे आएगा पीएन संधि। पीएन संधि सभी अर्धचालक युग्मों की मूल इकाई होती है। जब एल संधि बनती है तो इलेक्ट्रॉन या होल रहित अचल आयन क्रोड की एक हास्य स्तर बन जाता है, जो संधि विभव रोधक के लिए उत्तरदायी है। हमने देखा था पीएन संधि क्या होती है। पीएन संधि सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मूल इकाई होती है। वहां पे एक संधि बनती है जो कि पोटेंशियल बैरियर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। पार्ट 6 में इसको हमने देखा था। बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टता को परिवर्तित करके हम संधि विभव रोधक को परिवर्तित कर सकते हैं। हमें देखा था इसको हम जो हमारे पास डायोड होता है उसको हम दो तरह से जो है उसको कंडक्ट करवाते हैं। एक होता है अग्रदिशक बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस, जिसमें रोधिका की जो ऊंचाई होती है या विड्थ होती है वो कम हो जाती है, जबकि पश्च दिशक बायस में जो वृद्धि हो जाती है वो बढ़ जाती है। सॉरी, जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। अतः किसी संधि डायोड में धारा का मान अधिक होता है, पश्च बायस में धारा का मान कम होता है। मैंने पार्ट 7 में देखा था। हम डायोड को प्रत्यावर्ती वोल्टता के दृष्टिकरण हेतु उपयोग में ला सकते हैं। यानी हमने देखा था दिष्ट कार्य के रूप, मतलब संधि डायोड का दिष्ट कार्य के रूप में अनुप्रयोग में। संधारित्र के उपयोग से दिष्ट धारा वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। ये हमने देखा पार्ट 9 में। इसी के साथ हमारा ये सारांश कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कीप लर्निंग। थैंक यू।